आज हम पढ़ेंगे अयोगवा। ठीक है, अयोगवा टॉपिक में जो है हम जानेंगे कि अयोगवा को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें जो है एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। ठीक है, इसका चिन्ह देखिए, अनुस्वार का चिन्ह आपको यहाँ पर दिया गया है और उदय से देखिए जिसे हम कहते हैं अंक। ठीक है, और ये अंक किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इधर देखिए विसर्ग, जिसे आप कहते हैं क्या? आहा। उधर में क्या से बोलते हैं? आहा। और एक कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। फिर से जान लीजिए, अयोगवा आपके दो हैं, एक है अनुस्वार और एक आपका है विसर्ग। ठीक है, सिंबल आपके यहाँ दिया गया दोनों, ये विसर्ग का है और एक अनुस्वार का है। अब यहाँ देखिए उदा के दिन इसका उच्चारण कैसे करते हैं। ये देखिए आहा, ये आहा है और ये अंक है। ठीक है, अंक आहा। ठीक है, आइए दोनों का उच्चारण, अंक का उच्चारण तालु से करते हैं और आहा का उच्चारण कंठ से करते हैं। तो आइए एक एक के बारे में इसको हम समझ लेते हैं। पहले स्टेप हम समझेंगे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। आप राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं। जिन स्वरों के, या ऐसा राइट कर सकते हैं, जिनके उच्चारण में, राइट कर लीजिए, जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, हवा केवल नाक से निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जिन स्वरों के या जिनके उच्चारण में, से राइट कर सकते हैं, जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे आप बोलकर भी देखेंगे, जैसे लिखते हैं हम कंधा। देखिए बोलकर देखिए, कंधा हुआ। ठीक है, पतंग, क्या? पतंग। ठीक है, चंचल। ठीक है, इसको स्पीक करके देखिए, बोल करके देखिए, ये सभी जो है शब्द बोलने पर जो है हमारे नाक से निकल रहे हैं। पतंग नाक से निकल रहा, चंचल। ठीक है, इसके बाद कंधा। ठीक है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे, अनुस्वार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। अब अगला स्टेप हम पढ़ेंगे, एक आपका इसी में आता है अनुनासिक। क्या आता है? अनुनासिक। ठीक है, समझ में आया? जिनके उच्चारण में हवा केवल कहां से निकले? नाक से। यानी नाक से जब हवा निकलती है तो कौन सा होता हो? अनुस्वार होता है। जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुस्वार के। एक आपका है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। चंद बिंदी आप जानते होंगे। देखिए चंद बिंदी इस तरह से लगता है ना, यही क्या है आपका? ये सिंबल है आपका अनुनासिक का, ही सिंबल है। ठीक है, चंद बिंदी जो लगता है। ठीक है, इस पे आप लिख लीजिए। इसका अगर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं तो लिखिए, अनुनासिक के शब्दों का उच्चारण करने में हवा नाक और, या इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। ठीक है, नाक से भी और मुख से भी। नाक और मुंह दोनों से हवा निकले तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और अनुनासिक का मैंने सिंबल अभी आपको बताया। जैसे हम कह दिए आपका, जैसे हमने कहा पांच, सांप, पांव। बोलकर देखिए, पांच लिखिए, बोलकर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा आपको। पांच, सांप। ठीक है, इसके बाद पांव। बोलकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अनुनासिक जो है बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारे नाक और मुख दोनों से निकलता है। बात समझ में आई? चलिए फिर बात करते हैं अगले स्टेप पर, विसर्ग। इसके बारे में, विसर्ग के बारे में। ठीक है, विसर्ग। ठीक है, देखिए विसर्ग, आहा को ही विसर्ग कहा जाता है। किसको?
यानी जो आहा होता है, यानी ये जो सिंबल जहां दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों में होता है। कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों में। संस्कृत के शब्दों में जो है इसका प्रयोग होता है, किसका, विसर्ग का। ठीक है, हलंत लगा के जो है इसको बोला जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ बताएं, जैसे अतः। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर लगा है ना, आहा ही क्या है, विसर्ग है। तो देखिए एग्जाम्पल, अतः हो गया, प्रातः हो गया, और क्या हो गया, प्रातः। यानी जहां पर सिंबल लगे होंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा, क्योंकि क्या है वो विसर्ग है। समझ गए। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूं, अनुस्वार क्या है। ठीक है, अंक को ही अनुस्वार कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंधा हो गया, ठीक है, पतंग हो गया, गदा हो गया, चंचल हो गया। इन सभी शब्दों का यदि हम उच्चारण करें तो सभी जो है उच्चारण करते समय नाक से हवा निकल रही है। इसके बाद एक हमने बताया था अनुनासिक, ठीक है, जिसपे चंद बिंदी लगता है। ठीक है, तो जो चंद बिंदी होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं इसके परिभाषा में, डिफिनेशन में, कि जिनके उच्चारण में जो है हवा नाक और मुख से दोनों से निकलता है वो हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है। ठीक है, अनुनासिक का मैंने सिंबल आपको बना किस तरह से बताया था, चंद बिंदी, बहुत पहले आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे ना। इसके बाद विसर्ग, आहा को ही क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ज्यादा कहाँ होता है, संस्कृत शब्दों में इसका उच्चारण होता है, या इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, अतः, प्रातः। ठीक है ना, समझ में आया। अगला स्टेप है आपका व्यंजन। अभी तक हम जो है स्वर की जानकारी लिए थे। ठीक है, स्वर के बारे में जानकारी दे रहे थे। ठीक है, सभी स्वर जितने भी, चाहे वो मुखकृत हो या उत्पत्ति के आधार पर हो, इनका जितना भी वर्गीकरण किया गया था स्वरों का, उन सभी के बारे में हमें जानकारी भी दी गई। ठीक है, हमने जानकारी आपको दी स्वरों के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को जो है 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन जो है, का से मां तक जितने भी व्यंजन आते हैं, इनकी संख्या 25 बताई गई है। का से मां तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में जो है आपका या, वा, रा और ला आता है। या, वा, रा, ला अगर कहीं दिखता है और पूछा जाए कौन सा व्यंजन है तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन जो है, ठीक है, इसमें आपके बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा आता है, ये आपका क्या है, उसमें व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में आपके जो है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा आता है। ठीक है ना, ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। तो अब हमें देखते हैं इन सभी के जो है स्पर्श व्यंजन में जो उच्चारण समय है या उच्चारण स्थान है वो जीवा से भी है, कंठ से भी है, ताल से भी है और मूर्धा से भी है। अंतस्थ व्यंजन में हम देख लेते हैं कि या, वा, रा और ला, इनका उच्चारण स्थान कहां पर है। या का उच्चारण जो है तालु से होता है, वा का मूर्धा से, रा का दंत से और ला का दंत उष्ट से। ठीक है ना, जो अंतस्थ व्यंजन है इनका उच्चारण यदि देखा जाए तो या को ताल से बोला जाता है, वा मूर्धा से बोला जाता है, रा दंत से बोला जाता है और ला दंतोष्ठ से बोला जाता है। इसी प्रकार से हम उस व्यंजन के उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। जैसे बड़ा सा है इसको तालव्य से बोलते हैं, खट्टी सा को हम मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है, सा दंत से और हा जो है ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन को पहले देख लेते हैं। जो हमारे छा बने किससे बना है, आधा का और खट्टी सा से। ठीक है, त्रा कैसे बना है, आधा ता प्लस रा प्लस आ, इससे मिलकर जो है आपका त्रा बना है। ज्ञा जो है आपका जा प्लस ई प्लस आ, इससे बना है आपका ज्ञान। अब इनका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। जो आपका छा है वो कंठ मूर्धा से बोला गया है, जो आपका त्रा है वो दंत मूर्धा से बोला जाता है और जो आपको ज्ञा है वो आपका तालु से बोला जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान जो है
यहाँ पर देखिए का वर्ग या चा वर्ग या टा वर्ग या ता वर्ग, ये आपका ता है, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। पूरे का वर्ग यानी का खा गा घा गा, इसको किससे बोला जाता है? उच्चारण स्थान बताया जा रहा है। का वर्ग जो है आपका कंठ से, यानी का वर्ग में आपके का खा गा घा अंगा ये सभी आते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद चा वर्ग, इसमें चा छा जा झा और इया, ये सभी किससे बोले जाते हैं? ताल या तालब से बोले जाते हैं। इसके बाद टा, टा ठा डा ढा आड़ा, ये सभी किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। ये कौन से वर्ग में आते हैं? टा वर्ग में। ता वर्ग में आपके ता था दा धा और ना, ये किससे बोले जाएंगे? याद कर लीजिए, दंत से बोले जाएंगे। और इसके बाद पा फा फा बा भा और मा, ये किससे बोले जाएंगे? ओठ से बोले जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि का वर्ग पूरा जो है कंठ से बोला जाता है, और चा वर्ग पूरा आपका जो है तालु से बोला जाता है, और टा वर्ग जो है आपको मूर्धा से बोला जाता है, और ता वर्ग जो है आपका दंत से बोला जाता है, और पा वर्ग आपका जो है ओठ से बोला जाता है। आगे जो है हम बात करेंगे स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होगा, उस पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।